बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दरियाओं, नदी नालों में तुग़यानी आ चुकी है और नशेबी इलाके भी ज़ेर आब हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरात जो हैं वो मंडला रहे हैं। कराची, जैसे आपके इल्म में है, वहाँ पर जब मानसून का छठा स्पेल आया तो बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग हुई और जिसकी वजह से अब तक मुख्तलिफ हिस्सों में कराची के पानी खड़ा है और लोगों को, वहाँ के शहरियों को बहुत बड़े जानी और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आज वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, जिसमें कराची की जो सूरत हाल है उसकी स्टॉक टेकिंग हुई। वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मुआशी हब है, इसकी तरक्की पर फोकस है, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। और अब खबर यह है कि जुम्मे को वज़ीर आज़म कराची जा रहे हैं, जहाँ पर एक खसूसी पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। आगे चलकर हम इस हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे जावेद जब्बार साहब से और उनसे जानेंगे कि ये जो अर्बन फ्लडिंग है और जो कराची के दरीना मसाइल है, इनके हल के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के खदोखल क्या हो सकते हैं। क्योंकि वज़ीर आज़म ने जब मीटिंग की थी तो उनका ये कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा, ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस हवाले से आगे चल के गुफ्तगू करेंगे। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाई प्रोफाइल केस था, वो था नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब का, जिसमें उन्होंने अल अजीजिया केस और एवनफील्ड केस में अपीलें दायर की हुई थी। दो रुकनी बेंच था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में, जिसमें तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को 9 रोज़ की मोहलत दी है कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर करें और 10 सितंबर को जो उन्होंने अपील की हुई है अल अजीजिया रेफरेंस केस के फैसले के खिलाफ, उसमें ज़ाती हैसियत में पेश हों, वगरना जैसे अदालत का हुक्म आया है, ये मामला और अपील का मामला आगे नहीं बढ़ सकता। और साथ में ये भी कहा गया है अदालत की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब की अल अजीजिया रेफरेंस में जो ज़मानत है वो गैर मौसर हो चुकी है। तो ऐसी सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब के लिए क्या लीगल ऑप्शंस हैं और पॉलिटिकल फ्रंट पे उनकी क्या पोजीशन है, आज की नशिस्त में हम ये ज़रूर जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है मारूफ वकील हैं और नैब केसेस के हवाले से खुद वकील भी हैं और समझते भी हैं, सर्व भी किया हुआ है। राजा आमिर अब्बास साहब ने स्टूडियो से ज्वाइन किया है, उनको हम फॉर्मो वेलकम करते हैं, राजा आमिर अब्बास साहब को। और हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे अता तारड़ साहब, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्टबीक नवाज के। और आज जब मरियम नवाज साहबा पेश हो रही थी तो इस मौके पर अता तारड़ साहब भी उनके हमरा मौजूद थे। पीटीआई का मौक़िफ़ भी सामने लेकर आएंगे। स्टार्ट में आमिर अब्बास साहब आपसे करूंगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा अब क्या लीगल ऑप्शंस हैं। 9 दिन की मोहलत दी गई है अदालत की जानिब से, अदालत आलिया की जानिब से, और कहा गया कि सरेंडर करें। अपील के लिए खुद पेश होना लाजिम है, कानूनी तकाजा है, और अगर वो पेश नहीं होते, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो क्या फिर उसका अगला मरला मफरूद डिक्लेयर हो जाते हैं? देखिए, जो हमारा कवानीन है, इसमें एक उन्होंने कानून में ये चीज़ प्रोवाइडेड है और सुप्रीम कोर्ट की बेतहाशा इस पे जजमेंट्स भी आ चुकी हैं कि जब कोई शख्स कानून का एहतराम नहीं करता, जब अदालतों का एहतराम नहीं करता, जब अदालतों के जो ऑर्डर्स हैं उनके मुताबिक नहीं चलता है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब को जो ज़मानत दी गई थी अजीज़िया के केस में वो 8 हफ्तों की थी। 8 हफ्ते जैसे ही ख़त्म हुए, उन्हें कहा गया था, उसी ऑर्डर में था कि आप हुकूमत पंजाब के पास जाएंगे, अगर वो एक्सटेंड करते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आप वापस आ जाएंगे। वो हुकूमत पंजाब के पास जाते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं, और मियाँ साहब उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने की बजाय लंदन की गलियों में चहलकदमी करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो अपनी जो बेल थी, ये जो ज़मानत थी, उससे जंप कर चुके हैं, वो ख़त्म हो चुकी है। इस वक्त वो ज़मानत पे नहीं है। अच्छा। अब जो अपील होती है, अपील में ये प्रोवाइडेड है कि जो एब्सकॉन्डर होता है, अगर कोई शख्स मफरूर है तो जो अपील का राइट होता है, जो अपील का एक हक है, जो कि आपका आइनी और कानूनी हक है, ये आप खो बैठते हैं, फिर आपसे ये हक ले लिया जाता है कि जनाब आप एक तरफ तो अदालती मफरूर हो चुके हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इस फैसले को ख़त्म किया जाए। तो मियाँ साहब के पास कानूनी तौर पे अब एक बहुत नैरो सी स्पेस रहेगी है कि आज अदालत ने एक क्लियर उनको डायरेक्शन दे दी है कि आपने सरेंडर करना है, पहले आप आइए, आप अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर हम आपकी अपील सुनेंगे अजीज़िया वाली या एवनफील्ड के। उसमें आपका कहना है कि अजीज़िया में जज अरशद मलिक था
और एवनफील्ड में आप कहते हैं कि जनाब ये कतरी का खत था या ये फ्लैट्स हमने कहाँ से बनाए थे, जो भी आपका कहना है, लेकिन पहली शर्त लगा दी गई है और ये शर्त नहीं कानून है कि आपने अदालत के सामने आके सरेंडर करता है। अब मियाँ साहब अगर आ जाते हैं ठीक है, तो फिर तो उनके केसेस चलेंगे, लेकिन अगर वो नहीं आते तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अदालतें उन्हें मफरूर करार दे देंगी। जब वो मफरूर हो जाएंगे तो फिर उनको जो अपील का राइट है वो फोरगो करना पड़ेगा, कि जो कि कानूनी तौर पे एक संजीदा पेचीदगी हो जाएगी उनके लिए, जिसकी वजह यह है कि जब अपील ख़त्म हो जाएगी तो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो फाइनलिटी अटेन कर लेगा, जो कि एवनफील्ड में मुअत्तल है। जी जी, और अल अजीजा बेन जो इनकी आप तो कह रहे हैं वो तो जमानत ही खत्म हो चुकी है। जी जी, 8 हफ्तों वाली ख़त्म हो चुकी है और उसमें भी फैसला मुअत्तल नहीं है, उसमें उनकी जो जेल में रखने की वो सेंटेंस थी वो मुअत्तल की गई। कन्विक्शन या जो उसमें मुजरिम उसमें भी हैं, जुर्म कर चुके हैं, इसमें भी मुजरिम है, तो कानूनी तौर पे उन्हें शदीद दुश्वारी का सामना करना। अब ये मुझे बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको इलाज के लिए 4 हफ्तों की बेल मिली थी कि वो बैरून मुल्क जाएं, और साथ में जो एफिडेविट भी जमा कराया गया था उसमें मैं देख रहा था कि ये भी लिखा गया है कि वो उनके जामिन भी हैं शहबाज शरीफ साहब, और उन्होंने लिखा है कि जब इनको डॉक्टर्स कहेंगे कि अब ये सेहतमंद हैं तो फिर वो वापस आएंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो जो 4 वीक्स की मिली थी इलाज के लिए बाहर जाने का, उसका क्या कोई लिंकेज है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 8 हफ्तों की बेल मिली थी? देखिए, एक बात ये बड़ा एक गलत असर दिया जा रहा है कि गालिबन शायद लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, नहीं, वो 4 हफ्तों के लिए इलाज की इजाजत दी थी। इनको इजाजत दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने। ठीक है, कैबिनेट का इजलास हुआ, एक सब कमेटी बनी और उन्होंने इनको कहा कि हम ECL पे ही, चूंकि ये थे, इस्लामाबाद ने जो 8 हफ्तों की इन्हें ज़मानत दी थी वो इलाज की गर्ज से दी थी, लेकिन बैरून मुल्क जाने का कोई इजाज़त नहीं थी। ठीक है, ये चले गए हुकूमत पाकिस्तान के पास। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें कहा कि आप बैरून मुल्क एक दफ़ा जा सकते हैं, लेकिन 7 अरब के बॉन्ड भरेंगे कि अगर आप नहीं आएंगे तो वो जब्त हो जाएगा, फोरफीट हो जाएगा। तो फिर जब ये लाहौर हाई कोर्ट गए तो सिर्फ इस बात पे गए कि आया हुकूमत 7 अरब का बॉन्ड ले सकती है या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में जब ये केस चला तो उन्होंने कहा नहीं, आप ये 7 अरब का बॉन्ड नहीं ले सकते, आप एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दे दें, और उस स्टाम्प पेपर पे अता तार साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। अता साहब बहुत शुक्रिया, आप आज मौजूद भी थे। राजा आमिर अब्बास साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब तो ऐसे मालूम होता है कि लीगल ऑप्शंस बहुत महदूद हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब को 9 रोज़ की मोहलत मिली है, क्या कहेंगे? आपकी वकला से भी मुलाकात हुई, खुद भी आप पेशे के एतबार से वकील हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं मुश्तबा नवाज के। व्हाट लीगल ऑप्शंस डू नवाज शरीफ साहब हैज़ राइट एट द मोमेंट? बहुत शुक्रिया अनवर साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ जी, आपने मदू किया। देखिए, बात यह है कि हमारे पास एक राइट अभी भी अवेलेबल है कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने बेल की तफसीर की मनसूखी की थी उसको चैलेंज किया जा सके। उसमें पॉलिटिकल ग्राउंड्स भी हैं, लीगल भी हैं, फैक्चुअल भी हैं, वो टाइम बार नहीं हुआ। यानी उस पर हमारे पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है कि उसको सेपरेटली लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सके, नंबर 1। अच्छा। और वो कोविड भी था और ताखीर की वजह ये भी बनी कि कोर्ट की छुट्टियां थी। इस वक्त भी एज वी स्पीक लाहौर हाई कोर्ट में नैब केसेस का कोई बेंच इस वक्त अवेलेबल नहीं है छुट्टियों की वजह से। अब कमिंग टू दी केस जो आज सुबह आर्ग्यू हुआ जी, देखिए, हमारा ये मानना है कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है CRPC, उसका सेक्शन 423 है, जिसके तहत जो अक्यूज्ड है उसका जाती तौर पे मौजूद होना अपील सुनवाने के लिए जरूरी नहीं है। अपील दायर करते हुए तो वो मौजूद हो, अच्छा, बट अपील जब सुनी जाए वो जरूरी नहीं है कि वो मौजूद हो। और दूसरी बात ये है, हमने 2 अपीलें फाइल की। एक अपील फाइल हुई मियां साहब जब वापस आए, वो जेल से उन्होंने फाइल की, और देखिए वॉलंटरीली वापस आए, कानून के सामने सरेंडर करने वापस आए, और तब वापस आए कि जब 2 केसेस में उनको सजा सुनाई जा चुकी थी, दूसरे केस में उनकी सजा मौतरी बाद में हुई। अब अगर उनका एक मेडिकल इशू है, और आज कोर्ट के सामने ये भी हमने सवाल रखा कि अगर वो मेडिकली इनडिस्पोज्ड हैं और उनका इलाज जारी है, और जो दूसरा केस है लाहौर हाई कोर्ट का, लाहौर हाई कोर्ट में ECL से नाम निकालने और बाहर जाने के हवाले से हमारी जो अंडरटेकिंग है वो ये कहती है कि या 4 हफ्ते या जब वो
मेडिकली फिट हो और डॉक्टर्स उनको ट्रैवल करने के लिए फिट डिक्लेयर करें, वो वापस आ जाएंगे। साथ वो ये भी कहती है कि ब्रिटेन में पाकिस्तानी हाई कमीशन है, वो उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से तस्दीक कर सकती है, वो उनको विजिट कर सकती है, उनका तिब्बी मुआयना करवा सकती है, वो भी नहीं किया गया। तो उसमें बात यह है कि विद रिगार्ड टू मियां साहब रिटर्न, उनकी मेडिकल कंडीशन बेहतर होनी है तो उन्होंने वापस आना और है। वो तो आपके बयानी से लगता है कि 9 दिन का जो वक्त है वो तो कलील है, गालिबन उसमें तो नहीं होगी। तो फिर जाहिर बात है, आज आप कह रहे हैं, वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब पेश होंगे तो अपील पर समात आगे बढ़ेगी। तो ये तो ऑब्जर्वेशन आई हुई है कोर्ट की जानिब से। देखिए, उसमें जब लीगली ये केस आगे आर्ग्यू होगा, आज भी हमारा स्टांस ये था कि अक्यूज की मौजूदगी के हवाले से मेरिट पे बहस कर ली जाए कि अक्यूज का अपील सुनवाने के लिए मौजूद होना जरूरी है कि नहीं है। दूसरी बात ये थी कि मामला लाहौर हाईकोर्ट में, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ऑलरेडी एक मैटर, कनेक्टेड मैटर सब जुडिस है। तीसरी बात यह है कि जो मेडिकल रिपोर्ट अभी 26 अगस्त की लेटेस्ट मेडिकल रिपोर्ट जो नोटराइज हो गई है, मगर वो अभी हाई कमीशन से अटेस्ट नहीं हुई, वो भी ऑन रिकॉर्ड प्लेस होनी थी। वो जब अटेस्ट होके आ जाएगी वो भी ऑन रिकॉर्ड प्लेस की जाएगी कि उनकी मेडिकल कंडीशन ये है। और इन द मीनवाइल अगर हमारी लीगल टीम को ये बेहतर लगा और उन्होंने मुनासिब समझा, गिवन दी प्रोप्राइटी ऑफ थिंग्स, कि हमने पंजाब गवर्नमेंट के ऑर्डर को, जिसको हम एक यूनिलैटरल ऑर्डर समझते हैं, जिसको हम एक बायस्ड ऑर्डर समझते हैं, जिसको एक सियासी ऑर्डर समझते हैं कि बगैर उनका तिब्बी मुआयना कराए, बगैर उनको देखे उसको रिजेक्ट किया गया, और उससे फिर जो वज़रा के बयानात आए, तो हम उस पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं करना चाहते। पंजाब गवर्नमेंट ऑलरेडी एक पार्टी है, हमारी एक ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी वहां पावर में है, और एक मुखालिफ के जरिए, पॉलिटिकल राइवल के जरिए फैसला करवाना, वो शायद हमारी लीगल टीम भी ये मुनासिब किसी वक्त नहीं समझती थी कि इसको इस तरह से करना चाहिए। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने एक मामला सब जुडिस है ईसीएल के हवाले से, उसमें बहुत सारे कानूनी निकात उठाए हैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने। ठीक है। और वो अभी जेर समात है मुकदमा, उसमें आगे चलना है। और इसमें मैं ये भी इजाफा करता चलूं कि जो मियां साहब की हमने अंडरटेकिंग दी थी कि हम पीरियोडिकल मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में जमा कराएंगे, वो आपने कराई? हाँ, वो हर माह हम कराते रहे। और आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा सारे लवाजमात पूरे करने के बाद जमा कराई है, वो 28 जुलाई 2020 की है। आपसे कॉपी भी शेयर कर लेते हैं। अब जो जमा करा रहे हैं वो 26 अगस्त की है। तो हर माह बाकायदगी के साथ वो मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्री में कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो हम जमा कराते हैं। अच्छा साहब, ये तो लीगल पोजीशन है, इसके साथ एक पॉलिटिकल बयानिया भी, उस पर मैं आता हूं, लेकिन जरा जो आपने लीगल पोजीशन बयान की है, राजा आमिर अब्बास साहब भी चूंकि लीगल प्रोफेशन से इनका ताल्लुक है, इनसे जानूंगा। आपने कहा कि लोग लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को इससे लिंक नहीं किया जा सकता, जबकि आपने सारा जो आर्गूमेंट है अता तारड़ साहब का सुना, तो अता साहब की गुफ्तगू से लगता है कि अभी भी इनके पास ये लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं कि वो जो लाहौर हाई कोर्ट पंजाब हुकूमत को उन्होंने कहा और उन्होंने तौसी करने मुस्तरद कर दी, तो उसको वो चैलेंज करने जा रही हैं। और साथ में इनका ये कहना है कि इन पर्सन होना ज़रूरी नहीं है, वो केस चलाया जा सकता है जो कि इस्लामाबाद के। इस पर आपके क्या ओपिनियन? देखिए, ये दुरुस्त कह रहे हैं कि इन पर्सन जब केस चल रहा है, तो अगर आप किसी पेशी पे नहीं आ सकते या बीमार हैं या कोई ऐसी वजूहात हो गई, तो आप एक दरख्वास्त देते हैं कि ये वजूहात हैं, मैं इन बुनियाद पे आज की पेशी अटेंड नहीं कर सकता, मुझे इससे एग्जम्पशन दे दी जाए। आज उन्होंने ये दरख्वास्त दी हुई थी कि मियां साहब कोविड-19 की वजह से अपना इलाज यूके में नहीं करा सके, वो डिले हो गया, तो उन्होंने ये एप्लीकेशंस दोनों केसेस में दी, लेकिन अदालत ने उन्हें एग्जम्पशन नहीं दी। ये अदालत की डिस्क्रिशन है, सवाबदीद है। और एक बात यह है कि खाली ये नहीं कि मुल्जिम, ये तब की बात है कि जब मुल्जिम बेल पे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुल्जिम की बेल ख़त्म हो चुकी है, आप उस ज़मानत को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, जंप कर चुके हैं, आप ज़मानत पे नहीं, और जिस दिन कोई शख्स ज़मानत उसकी ख़त्म हो जाए तो फिर उससे फौरी तौर पे सरेंडर करना पड़ता है। अब जब जहाँ तक रह गया पंजाब हाई उसका गवर्नमेंट का फैसला, ऑब्वियसली उसको अभी चूंकि वो डिले हो गया है, लेकिन चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के सामने नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर पंजाब हुकूमत आपको
मज़ीद ज़मानत की फैसिलिटी नहीं देती तो आप दोबारा से हमारे पास आ जाइए। तो इन्हें दोबारा से इस्लामाबाद हाई आना कोर्ट चाहिए था। आना चाहिए था, नहीं आए। नहीं अब आए। भी अगर आना चाह रहे हैं तो इन्हें दोबारा से लाहौर हाई कोर्ट नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ओके, आना अच्छा, अब पड़ेगा। अता तार साहब, ये इसका जो पॉलिटिकल बयानी और सदाकत अबाई साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उनको भी वेलकम करते हैं। पहले मैं जरा अता साहब से पूछ लूं, फिर सदाकत साहब आप हैं हमारे साथ? जी हूँ, बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। आप जरा सुन लीजिएगा जवाब, फिर आपने इसका काउंटर आर्गुमेंट पॉलिटिकल देना है। अता साहब, ये मुझे बताइएगा, ये तो लीगल ऑप्शंस हमने बात कर ली, पॉलिटिक्स भी इसके साथ हो रही है, और नवाज शरीफ से जैसे आपने कहा कि जो है 4 हफ्तों की थी, और साथ में एफिडेविट में ये दिया गया था कि जब उनकी सेहत ठीक हो जाएगी। पॉलिटिकली और मॉरली कहा जा रहा है कि जो उनकी तस्वीर सामने आई हैं तो उसके मुताबिक जो है उनको अब वापस आ जाना चाहिए, इतने उनके सेहत को खतरात नहीं नज़र आते, और मॉरली अब वो बाउंड है नवाज शरीफ साहब के, वो आएँ और अपनी अपील का फैसला करें, जो अदालत के सामने सरेंडर करें। ये 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। आज शिबली फराज साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो पॉलिटिकली और मॉरली इसको कैसे हैंडल करेगी PMLN? ये तो एक काफ़ी कैच-22 सिचुएशन है आपके लिए। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आमिर साहब सीनियर भी हैं और हम इनसे रहनुमाई भी लेते हैं, सीखते भी हैं। सिर्फ एक बात मैं याद करता चलूं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के खिलाफ अग्रीव्ड होंगे, तो उसमें उन्होंने बिफोर दिस कोर्ट नहीं लिखा, बिफोर द कोर्ट लिखा। तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो हमारी लीगल पैनल ने की वो ये की कि वो कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन होगा, और वो हमारी नाकस राय में लाहौर हाई कोर्ट बनता है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट का ऑर्डर। चलिए, ये तो बेहतर आप लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे। जी, वो एक अभी इस पे डिबेट ओपन है, बट ये एक बात मैं रखना चाह रहा था। दूसरा, देखिए, किसी भी मरीज का चहलकदमी करना, बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर के पेशेंट हैं, कीमोथेरेपी चल रही होती है, मगर आपको बाजारों में, बाहर रेस्टोरेंट्स में चलते फिरते नजर आते हैं। अब अगर डॉक्टर की ओपिनियन के मुताबिक वो चहलकदमी कर रहे हैं, उनकी तस्वीर आ जाती है, तो कोई ऐसा फेल नहीं किया जिससे ये साबित हो कि वो बीमार नहीं है या वो अलील नहीं है या वो जो है एक बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, जो उनकी मेडिकल कंडीशन है, और मैं क्योंकि जब वो अस्पताल में थे, सर्विसेज हॉस्पिटल में, मैं थ्रू आउट वो पीरियड उनके साथ मैंने वो गुजारा। जी। और अभी भी जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स हैं वो कोर्ट में हम जमा कराते हैं, और डॉक्टर से हमारा राब्ता भी रहता है। तो उनकी कंडीशन कुछ भी अच्छी नहीं है। ओके। उसमें जो उनका हार्ट का प्रोसीजर होना है वो हर हाल में होना है, क्योंकि उनके हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। अब कुछ तस्वीर के आने के बाद ये मामला इस तरह पॉलिटिसाइज हो जाए और तरफ निकल जाए तो वो और बात है, मगर उनकी जो प्रेजेंट मेडिकल कंडीशन है वो बिल्कुल फिट नहीं है कि वो वापस आ अच्छा, अता भाई मेरे जरा साथ रहेगा, सदाकत अबाई साहब को भी शामिल करते हैं। जी सदाकत साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि अभी उनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती, सिर्फ चहलकदमी जो है वो और भी मरीज कर सकते हैं जिनको मुख्तलिफ मूजी बीमारियां होती है, मौलिक बीमारियां होती है। तो ये इसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि PTI का ये बयानिया है कि अब आप लोगों को, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब उन्हें ऐसे महसूस होता है कि कुछ मैनेज करके नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और रिपोर्ट्स पे भी एतराजात उठाए जाते हैं। आप भी चूंकि PTI के तर्जुमानों में आपका शुमार होता है, तो बताइएगा ये सेहत पे को पोलिटिसाइज किया जा रहा है और आप लोग क्यों ये चाह रहे हैं कि वो अपना इलाज किए बगैर वापस आ जाए? जी अबाई साहब, बल्कि अबाई साहब स्टूडियो में आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बैठ जाए। तब तक मैं राजा साहब से इसका जवाब लेता हूं कि इसका अता तारड़ साहब की जो बात है उससे तो लगता है कि अब लाहौर हाई कोर्ट की जानिब जाएंगे। आप भी पॉलिटिक्स पे भी तो राय जनी करते हैं, तो ये जो लीगली एंड मॉरली क्या हम पोलिटिसाइज कर सकते हैं सेहत के इशू को? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो अदालतों के फैसले हैं वो सियासत पे असरअंदाज नहीं होते। इसी मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फांसी की सज़ा दी, लेकिन उसका ये हुआ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दर्जा था वो शायद सज़ा के बाद और ऊपर चला गया। और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को कोई इसका नुकसान नहीं होगा। ऑल्दो कि वो जो है वो पार्लियामेंट की सियासत तो अब कर नहीं सकते, वो खुद तो नाअहल हैं, लेकिन जो वो वहाँ से बैठ के अभी भी वो टेलीफोन्स कर रहे हैं, अभी भी सियासतदानों से राब्ते में हैं,
तो सियासी तौर पे उनको कोई नुकसान नहीं होगा। मॉरली आपने कहा, मॉरली तो शायद उन्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मॉरली तो जब उन्होंने वो असेंबली के फ्लोर पे तकरीर की थी कि जनाब ये हैं वो शवाहिद, जब उन्होंने वो कौम से खिताब किया था, तो उसके बाद ही रिजाइन दे देना चाहिए था कि वो साबित नहीं हो सके। तो ये चीजें अलग है। वो हम तारक साहब से भी इसका जवाब लेंगे। सदाकत सर ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया, आपका बहुत शुक्रिया। भाई साहब बताइएगा आप इस हवाले से, क्यों कर, मैं सवाल तो आपको कर दिया था लेकिन अब इसका जवाब आप दीजिए कि इसको पोलिटिसाइज क्यों किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से। देखें, अगर आपने दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, एक आपने अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, राजा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया। बात यह है कि हुकूमत ने उस वक़्त इंतहाई ऐसा एक माहौल बन गया था कि जिस तरह शायद मियाँ साहब खुदा न खास्ता अभी गए या उनकी ज़िंदगी के ख़तरे में थी, तो हुकूमत ने उनको 4 हफ्तों के लिए इजाज़त दी थी। अच्छा। अब लेट्स अज्यूम हुकूमत ने गलत कर दिया, हमसे गलती होगी, जजमेंटल एरर होगी, हमें जो मर्जी आप कह दें। मियाँ साहब जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उनका कोई अखलाकी मेयार है और सेहत ही ठीक नहीं है। और देखें आज अदालत कह रही है उनके लिए कि वो मफरूर हैं। मफरूर मुजरम का अगर लफ्ज़ एक तलब मेरे लीडर के लिए आए या मेरी पार्टी के लिए आए तो मेरी क्या अखलाकियात रह जाएगी, मेरा क्या पॉलिटिकल स्टैंड रह जाएगा। तो मुझे नहीं समझ आई कि मुस्लिम लीग नून वाले इसको किस तरह ले रहे हैं। फिर अदालतें, पहली तो बात है इसका कोई नज़ीर ही नहीं है कि किसी मुजरिम को यानी इतनी मेहरबानी की हो। हमें जो मसला आ रहा है और ये कह रहे हैं कि क्यों तस्वीरें देख के तकलीफ होती है, वो तकलीफ इसलिए होती है कि 20,000 का मुजरिम अगर मुलजम पुलिस पकड़ती है तो वहाँ से उसको थप्पड़ मारते मारते लेके जाते हैं, थाने में उसके साथ इंसानियत सोच सलूक होता है, उसके बाद वो जेल में ज़िंदगी गुजारता है, उसकी माँ मर जाए, बाप मर जाए, उसे कोई नहीं कहता। और एक बादशाह सलामत हैं, उन पे अरबों खरबों के साबित हुए हुए इल्ज़ाम हैं और मतलब कन्विक्शन है, सेंटेंस है, और वो जनाब लंदन की सड़कों पे अगर कॉफ़ी पीते फिरेंगे तो क्या हम जवाब देंगे कि क्या वो पार्लियामेंट है, क्या वो कानून है, क्या वो मुल्क है जहां हम बैठ के तो बातें करेंगे। हम तो कहते थे जी कानून के लिए हमने सोचा सब बराबर है, तो कहाँ बराबर है। तो मैं तो समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून का कोई इखलाकी पॉलिटिकल बयानिया है ही नहीं। ये बैठ के बाजमात करप्शन करें, बाजमात उसको डिफेंड करें। देखें, करप्शन कोई भी कर सकता है, हमारी भी गवर्नमेंट में को अगर करप्ट होता है वो अपने आप को जाके डिफेंड करता है, कोई इल्ज़ाम लगता है, हम कभी उसको बात नहीं करते। आज मैं नहीं समझता कि शहबाज शरीफ साहब की क्या मॉरल स्टैंडिंग है। उन्होंने अदालत से, मुल्क से कमिटमेंट की थी कि वो भाई को लेके आएंगे। आपने राना सना का बयान सुना, उन्होंने आज का उनका बयान है कि जी वो जब हमारी मर्जी होगी, जब डॉक्टर्स होंगे, डॉक्टर्स जब उनको सर्टिफिकेट बयान और भी दिया है। उन्होंने कहा कि जी जब यहाँ पे ये बीमार होंगे तो तब वो ठीक होंगे। क्यों जी अता तारड़ साहब ये बताइएगा, ये सदाकत अवाइस साहब ने जो गुफ्तगू की, आप चूंकि डिफेंड भी करते हैं और पार्टी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को अब आ जाना चाहिए? देखिए बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं केसेस के हवाले से, गलत या सही, 1 रुपए की आज तक करप्शन साबित नहीं हुई। जो ये तासुर दे रहे हैं कोई पब्लिक प्रोजेक्ट, कोई सरकारी खजाने में खुद असासों का इल्जाम है ना जी। आज भी हमजा शहबाज शरीफ साहब को 1.25 साल से ऊपर हो गया है, बगैर किसी सबूत के जेल में हैं। आज तक हमारी इंक्वायरियां चल रही हैं, शुगर इंक्वायरी कमीशन पे कोई नहीं पूछता, दवाइयों पे कोई नहीं पूछता, आटा पे कोई नहीं पूछता। तो बात यह है कि बात वो करनी चाहिए जो ठीक हो। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब जाने से पहले बात इन्होंने मान लिया कि जजमेंटल एरर हो गया था। 1 घंटा भी वो इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहते। 1 घंटा भी वो बिल्कुल 1 घंटा भी अगर वो सेहतयाब हो तो वो नहीं रुकना चाहते। और उनको बीमार जो है वो देखिए पहले नैब में थे, नैब की तहवील में 3 टेस्ट वहां कंडक्ट हुए, उसके बाद जब नैब में टेस्ट कंडक्ट हुए हम सर्विसेज हॉस्पिटल आ गए, फिर पंजाब हुकूमत की तहवील में थे। 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड, डॉक्टर ताहिर शमसी, 52 खसूसी बराए सेहत मौजूदा फैसल सुल्तान और तब के CEO शौकत खानम, फिर वजारत दाखिला के कुछ इदारे, तमाम लोगों ने उनको मेडिकली क्रिटिकल डिक्लेयर किया, उनकी हालत को तशवीशनाक डिक्लेयर किया। और वजीर आजम ने कहा कि मैंने अपने जराये से चेक कराया है, वो वाकई ही बीमार हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर आपसे जजमेंट एरर हुआ है और लोग आपसे ये सवाल करते हैं, जो आपका एहतसाब का एक नाम निहाद एहतसाब का नारा है, तो ये ठीक है आपकी पॉपुलर पॉलिटिक्स होगी, हमारा तो सेहत का मामला है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। दूसरा जो अंडरटेकिंग की बात थी वो मैं क्लियर करता चलूं, अंडरटेकिंग ये थी कि 4 हफ्ते या अंग्रेजी में और उर्दू में या जब वो मेडिकली फिट डिक्लेयर होंगे, डॉक्टर्स उनको फिट डिक्लेयर करेंगे ट्रैवल बैक करने के लिए, तो अंडरटेकिंग वो थी। अंडरटेकिंग आज भी कायम है, हम अंडरटेकिंग पे कायम है।
तो ऑब्वियसली वो ये मेडिकली तारक साहब फिट हुए तो वो इस नुक्ते पे जरूर रुकिएगा, आएंगे, इस नुक्ते पे मगर आप यहाँ नुक्ता इन उठाएं। हालात में हम उनको सलाखों के पीछे डाल के उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते। जिस तरीके से वो ठीक है लीगली हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है वो इंशाल्लाह करेंगे, मगर हमें वो वक्त याद है कि जब डॉक्टर अदनान कोट लखपत जेल की दीवार के साथ घंटों घंटों खड़े रहते थे और उनको एक्सेस नहीं दिया जाता था। मामलात इतने संगीन हुए कि हुकूमत को हाथ पैर पड़ गए, हुकूमत ने खुद शिफ्ट किया नैब से इनको सर्विसेज हॉस्पिटल, जी वो आपने और बताया, एम्बुलेंस भिजवाई और जी वो डॉक्टर टाइमलाइन भिजवाए के हमारे बाद सामने है, वो हमारी लिविंग मेमोरी मेरे साथ रहेगा। ये जो बात की अंडरटेकिंग का कि और या 4 हफ्ते या जब वो सेहतयाब होंगे, तो ये तो तारक अंडरटेकिंग साहब ने एक जुमला बोला है कि मियां साहब पे एक धेले की करप्शन जी। साबित नहीं हुई। करप्शन का जो पाकिस्तान में कानून है, नैब लॉ है, नैब लॉ ये कहता है कि अगर आपके या मेरे या किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के असासे अगर वो उसके नॉन सोर्सेज से ज़्यादा हों तो वो करप्शन है, अनटिल कि वो उसका कोई जायज़ सोर्स सबूत करे, साबित करे। मियां साहब के असासे पकड़े गए लंदन फ्लैट्स, पहले तो उन्होंने कहा हमारे है ही नहीं, बाद में उनके बेटे मान गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। उसके जवाब में मियां साहब ने क्या सबूत दिया है? तो मियां साहब प्रूव हो गए। सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि आप उसका इन्होंने दिया क्या, एक कतरी खत, एक वो कैलेबरी फॉन्ट वाली ट्रस्ट डीड, तो इसका मतलब है ये बात इनकी बिल्कुल गलत है कि वो उनके पास करप्शन साबित नहीं हुई। करप्शन साबित हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनको नायल किया। उसके बाद आप जो ये बात कर रहे हैं सेहत के हवाले से कि जो आप लोगों ने खुद सर्टिफाई किया, चेक कराया, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर यास्मीन ने कहा, मुझे एक बंदे ने ये बता दें जिसने कहा कि मियां साहब खुदा ना खासा सारी जिंदगी के लिए बीमार है। उन्होंने ये कहा कि जी कुछ टेस्ट उनके होने जो यहाँ नहीं हो सकते। 4 हफ्तों का टाइम था। उसके बाद चलें कोविड आ गया। इखलाकी तौर पर कोविड में भी 2 तरह की सर्जरीज, जो क्रिटिकल सर्जरीज, जो कंपलसरी सर्जरीज थी वो सारी होती रही, जो ऑप्शनल थी वो नहीं हुई। तो वो मियां साहब कोई वहाँ एक्सप्रेसो की कॉफ़ी पीने नहीं गए हुए थे, और जो वो लंदन की सड़कों पे सैरें कर रहे हैं, वो तो खुदा न खास्ता इंतहाई शदीद बीमार थे। अब अगर मियां साहब इस हालत में हैं कि वो वॉक कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में उन्होंने 35 साल हुकूमत की है, एक कोई अस्पताल तो बनाया होगा ना जहाँ उनकी निगहदाश्त हो सके। पाकिस्तान में और भी तो लोग हैं जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलें उस वक्त एक हम ये कह रहे हैं कि आप मीडिया ने, लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, हमारी कोलिशन पार्टनर्स ने, ऑपोजिशन ने, सब ने ऐसा माहौल बनाया कि हुकूमत वाकई सेहत के मामले में, इंसानी हकूक के मामले में, किसी की बीमारी के मामले में एक रहमदिली आ जाती है। तो अभी भी बीमार है तो रहमदिली को बरकरार रखे। खुदा न खास्ता जूं ही वो जहाज पे गए और शाश बशाश आगे अंगूर रखे हुए, वो माहौल देख के हमारा ख्याल था कि कोई एयर एम्बुलेंस आई है। हमने तो देखा कि वो VIP किस्म का कोई जहाज आया है। उसके बाद मियां साहब चलें, अल्लाह उनको इस चीज का जो शेख रशीद साहब ने कहा, इस चीज का दुख होता है कि अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे और शाश बशाश आए ताकि हमारे को पैसों का हिसाब किताब वापस आए, वो वापस आए। हमें उनकी सेहत जिंदगी पे खुशी है, लेकिन साथ ही एक निज़ाम है। आप रोज अदालतों में पेश होते हैं, कितना बेचारे लोग हैं, उनके लिए ये कानून है। और वो सिर्फ इसलिए कि राना सना साहब कहते हैं उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो कहते हैं वो इलाज तब कराएंगे जब उनकी बेटी वहां जाएंगी, उनकी बेटी यहाँ पे सजा याफ्ता है। यानी ये क्या आपने मुल्क के आइन का, कानून का मजाक बनाया हुआ है। और इखलाकी तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि इस बयानिए के साथ वो पाकिस्तान में कोई सियासत कर सकते हैं। इस बयानिए में तो आप मल्ले की एक मस्जिद कमेटी का इमाम नहीं बन सकते। हरीफ हैं शायद खाकान अबाई साहब, वो तो कहते हैं कि अब आप लोगों के जाने के दिन जो है वो करीब आ रहे हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया, वो सीख पा रहे थे। मैं सिर्फ आपसे एक नुक्ता लूंगा, फिर मैं तारक साहब आपके पास आता हूँ। सर ये जो तारक साहब ने दोबारा कहा, और ये बात दोबारा भी आई है कि जी इधर जो है 4 वीक्स और एज एडवाइज्ड डिक्लेयर्ड मेडिकल फिट बाय द डॉक्टर्स, ये कोई है इस पे ऐसी कानूनी तौर पे? फिर देखिए, अगर कानून की मोहरी उठानी है, अब कल राना सना साहब कह रहे थे उसमें लिखा हुआ है एज एडवाइज्ड बाय माय डॉक्टर्स। जी, अब माय डॉक्टर्स में हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में ये होता है कि जब कोई ओपिनियन लेनी होती है तो डॉक्टर्स का एक सरकारी बोर्ड बना दिया जाता है अदालतों में, और उसकी जो ओपिनियन होती है अदालतें उसको देखती है। लेकिन अगर अब माई डॉक्टर्स में डॉक्टर लॉरेंस और डॉक्टर अदनान की लेटर्स आते रहे तो फिर अल्टीमेटली अदालत ही फैसला करेगी कि आया वो इस चीज़ को मानती है
डॉक्टर्स की ओपिनियन को या नहीं। ये पूछ रहे थे तार साहब, ये माई डॉक्टर्स हैं या डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड है? और जो पॉलिटिकल बात की सदाकत अबाई साहब का, उसका आप जवाब देंगे कानून सबके लिए बराबर है और अच्छा लगेगा कि जैसे आपने पहले का और हमने देखा भी कि साबिक वज़ीर आज़म आए भी थे इलेक्शन से पहले और उन्होंने अपनी सजा भी काट रहे थे, फिर उनकी खराबी सेहत के बायस जो है उन्होंने रिलैक्सेशन मांगी, उन्हें दी गई। अब अगर ठीक हो जाते हैं जल्द तो वो जल्द वापस आएंगे। आप कह रहे हैं कि आपका बयान है कि एक दिन ज्यादा नहीं गुजारेंगे। जी देखिए, एक तो अंडरटेकिंग मेरे पास इस वक्त मौजूद है। अच्छा। जो मुझे याद पड़ता है एज एंड व्हेन डिक्लेयर्ड फिट बाय डॉक्टर्स है। माई का लफ्ज है कि नहीं, मुझे कंफर्म करना होगा, बट मेरा ख्याल है कि माई का लफ्ज नहीं है। नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर माई का लफ्ज फर्ज कर लिया जाए कि उसमें है भी, तो फिर भी हाई कमीशन को ये हमने एक बाकायदा कंसेंट दी है कि हाई कमीशन अपने डॉक्टर्स के जरिए, अपने अमले के जरिए हुकूमत पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए उनका तिब्बी मुआयना भी कर सकती है और उनसे बाकायदा उनकी रिपोर्ट्स और तमाम तर मामलात को देखते हुए उस पे वो अपनी भी पूरी कार्रवाई वहां पे सरकारी तौर पे मुकम्मल कर सकते हैं। ये राइट उसके साथ उनको दिया गया है। इट इज पार्ट ऑफ द ऑर्डर और वो हाई कोर्ट की जजमेंट में मौजूद है। अब जो अब्बासी साहब फरमा रहे थे, बात यह है असासों में तो देखिए ना 3 केस है मियां नवाज शरीफ पे जी। एक एवनफील्ड है जिसकी सजा मुअत्तल हुई सुप्रीम कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा मुअत्तल की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। फ्लैगशिप रेफरेंस बना, उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए। तीसरा रेफरेंस जो है अल अजीजिया वाला, उसमें अरशद मलिक साहब वाला मामला आया, वो भी एप्लीकेशन साथ लगी है, वो कंट्रोवर्शियल हो गया। तो सरकारी खजाने में खुर्द-बुर्द या करप्शन का तो सवाल पैदा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, नैब न्याजी गठजोड़ के नतीजे में कई दफा अब भी जो केसेस बन रहे हैं वो नैब असासों के केस जरूर बनाता है, मगर ये साबित करना होगा ना जी, तो ये अदालतों में मामलात हैं, अपीलें इसी चीज की फिक्स हुई हैं। ये वक्त आगे गुजरेगा तो पता लगेगा, मगर खुदा ना खास्ता कोई आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, दवाई स्कैंडल, कोई पब्लिक मनी में पेट्रोल का स्कैंडल, कोई पब्लिक मनी में खुर्द-बुर्द का, सरकारी ठेकों में किकबैक्स का या कमीशन का इल्जाम नहीं है। अब न्याजी सर्विसेज लिमिटेड भी एक कंपनी है, उस हवाले से भी ये सबमिट किया गया कि वो उस हवाले से भी मामलात हैं और वो फिर जो कोर्ट में हुआ मैं उस पर जाना नहीं चाहता, बिकॉज वो एक कोर्ट की कार्रवाई है और मैं बिल्कुल कोर्ट का एहतराम करता हूँ। चलिए इसका जवाब दे देते हैं कि पब्लिक मनी का जो कोई केस नहीं है। अबाई साहब टुवर्ड्स द एंड बताएगा उनका, और वो बार बार आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल की बात कर रहे हैं, उनका पब्लिक मनी तो इन्वॉल्व नहीं है नवाज शरीफ साहब। पहले चीनी स्कैंडल, ये चीनी का एक कार्टेल है जिसको मियाँ साहब की अपनी मिलें थी और जरदारी साहब की अपनी मिलें थी, तरीन साहब की, वो तरीन साहब की भी होंगी, लेकिन हुकूमत में वो थे, उन्होंने 35 साल प्रमोट किया। इमरान खान साहब ने तो आउट ऑफ ये नहीं, कोई प्रेसिडेंट नहीं था इसका मौजूद के उसका कमीशन नहीं बनाया, फोरेंसिक ऑडिट किया। अब जितने डिपार्टमेंट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे ये पकड़ा जाएगा, ज़ाहिर है इसीलिए इन्वेस्टिगेट किया, इसीलिए नाम आए, किसी का नाम नहीं छुपाया, पहली बात। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि बड़े, वैसे मैं समझ रहा हूँ कि राजा साहब साथ बैठे हैं कि पब्लिक मनी, भाई ये पब्लिक मनी का ही, अभी शहबाज शरीफ साहब पे अरबों रुपए की टीटीज हैं, ये जो आपके सारे केसेस हैं ये पब्लिक मनी के ही हैं। और रमज़ान शुगर मिल का क्या केस है, चौधरी शुगर मिल का क्या केस है, वो आपका जो ये आपका जो क्या है जाती उमरा में जो 90 करोड़ की दीवार बनाई है सरकारी पैसे, वो क्या केस है। रमज़ान शुगर मिल में जो आपने नाला बनाया है अपनी शुगर मिल का, उसका क्या केस है। जो आपका वो एक वक्त तो केस क्लोज हो गया टाइम बाद, वो था क्या, वो हुदैबिया वाला, जिसमें आप कंपनी मिल एग्जिस्ट नहीं कर रही, पेपर मिल, और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो ये पूरी कौम को पता है, अदालतों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और पीटीवी के नाज़रीन को भी पता है कि असल कहानी क्या है। आप जितना गोलमोल करें, अगर कोई अखलाकी मेयार होता तो वो कहेंगे इसहाक डार, वो कहेंगे हसन शरीफ, हुसैन शरीफ, वो इमरान, वो जो उनके उसके अली इमरान दामाद और सलमान शहबाज, ये सारे मेरे भाई अदालतों से भागे हुए हैं और मुल्क की अदालतें बुला रही हैं। इन सब पे पब्लिक मनी चोरी करने का इल्जाम है। वैसे वो डेविड रोज ने भी एक सवाल किया था मियां शहबाज शरीफ साहब पे कि आप यहाँ से ज़लज़ले के पैसे भी खा गए, उनका भी हिसाब दें। हम तो कहते हैं ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, इसके लिए एक इदारा है, वो है नैब, जिसको वो पकड़े वो मुल्ज़िम है। चलते डेविड रोज वाली बात की, उस पे कुछ आप लोगों ने कानूनी चाराजोई की? मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा किया बासी, भाई साहब ने याद करा दिया डेविड रोज को। जी बड़ा अच्छा किया, याद करा दिया, क्योंकि हमने हाई कोर्ट में दावा दायर किया है डेविड रोज साहब के खिलाफ,
और जुर्माना कराएं यार वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, मेरे मुल्क के आदमी है, डेविड रॉक को जुर्माना कराएं, मैं आपके साथ हूँ। वो कार्रवाई चल रही है और ना सिर्फ शहबाज साहब ने बल्कि अली इमरान साहब ने भी उसके खिलाफ दावा दायर कर दिया है। साहब, मेरा चूंकि इस सेगमेंट का वक्त खत्म हो जाता है, आपका बहुत शुक्रिया, यहाँ भी आ जाए। थैंक यू वेरी मच सदाका भाई साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। राजा अबिन अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सब छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो जैसे मैंने आपसे कहा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर हम बात कर रहे होंगे जावेद जब्बार साहब से, जरूर देखिएगा। एक छोटा सा वक्फा, ब्रेक ले लीजिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ पीटीवी न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश पीटीवी न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। पीटीवी न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर इत्तलात, मारूफ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, सोशल वर्कर जावेद जब्बार साहब, जिनसे हम कराची समेत जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पर हालिया बारिशों की वजह से जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना सामने आ रहा है, और कराची में तो इसने बहुत ही भयानक सूरत इख्तियार की। तमाम वो जो पॉश और ऐसे एरियाज़ जो कि नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी खड़ा रहा और अब तक खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कैबिनेट से खिताब करते हुए बताया कि वो जुम्मे को कराची जा रहे हैं और एक स्पेशल पैकेज भी अनाउंस होगा। इससे कबल गुज़िश्ता कल कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से भी मीटिंग हुई थी। तो जावेद जब्बार साहब से जानेंगे, वो कराची के शहरी हैं और हालात वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा जावेद साहब, पीटीवी के व्यूअर्स को बताइएगा, आपकी नज़र में जब हतमी शक्ल दी जा रही है कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को, तो क्या वो खदोखाल हो सकते हैं, कीपिंग इन व्यू जो ये हालिया बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई और जो हमारे बरसाती नाले हैं या जो नकासी आपका गैर मौसर गैर फाल निज़ाम है जिसकी वाज़ेह अंदाज में मंजरकशी हुई, क्या इनसे स्टार्ट लेना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन का आपकी राय में? अनवर साहब, आपकी दावत का और सवाल का बहुत शुक्रिया। इब्तिदाई तौर पे मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मैं सलाम पेश करता हूं कराची के शहरियों को, क्योंकि वो इतनी दिहाइयों से जिस हिम्मत और हौसले के साथ सामना किया है, नजरअंदाज होने का जो नतीजा रहा है कराची का, एक बहुत बुनियादी तौर पर सियासी जमातों के इख्तिलाफ की वजह से विक्टिम का दर्जा जो कराची ने पाया है और उसके नतीजे में जो शहरियों ने बर्दाश्त किया, हमेशा तख्लीकी अंदाज में उन्होंने नए नए तंजीमें, नए इदारे खड़े कर दिए जो शहरियों की और सारे मुल्क की जरूरियात को पूरा करते हैं। दूसरी बात मैं अर्ज करूंगा कि देखिए, जब एक तूफानी कैफियत पैदा होती है दुनियावी सतह पर भी, आप देखते हैं कि बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका जैसे मुल्क में जब कैटरीना जैसा एक तूफान आया तो क्या पाया हमने कि न विफाकी हुकूमत न वहां की सूबाई हुकूमत ने मौसर तौर पर उसका सामना किया। तो तूफान के हालात में चाहे जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ये एक किस्म की हेल्पलेस कंडीशन हो जाती है आर्जी तौर पर। लेकिन हमेशा हर मुल्क में तैयार होना चाहिए हंगामी हालात को किस तरह हम उसका सामना करें। आपका सवाल स्पेसिफिकली था कि ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये बेहतर तरीका होगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का आगाज करें? मेरी राय में ये एक बहुत अच्छा लेकिन एक बहुत महदूद कदम होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज, लफ्ज ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा भारी है, जिससे मतलब ये बनता है कि मौजूदा हालात को बिल्कुल इनकलाबी तौर पर आप तब्दील कर दें। ये इनकलाबी तब्दीली सिर्फ और सिर्फ आईन में तरमीम के साथ शुरू हो सकती है। क्योंकि आईन में कोई ऐसी शिक और हिस्सा मौजूद नहीं जो पहचानता हो, जो तस्लीम करता हो कि कराची की जो नौयत है वो बिल्कुल हर दूसरे पाकिस्तान के हिस्से से मुख्तलिफ है।
जिसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कराची को सिंध सूबे से अलग कर देना चाहिए, ठीक। बल्कि मकामी हुकूमत को पहचानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए, आईन में बड़ी शदीद जरूरत है कि नई शिक शामिल किए जाएं, जिस तरह विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को तफसील से बयान करता है आईन। हमारी मकामी हुकूमतों के लिए सिर्फ दो शिकें हैं, बाकियों के लिए 60, 65, 70 शिकें मौजूद हैं। यहाँ पर कोई तफसील ही नहीं दी गई कि किस निजाम के तहत आप मकामी हुकूमतें चलाएंगे, उनकी क्या मुद्दत होगी, उनके क्या मालियाती इख्तियारात होंगे। ये जिस तरह विफाक और सूबे के लिए सारी निशानदही की गई है आईन में, इस तरह जरूरी है कि कराची के अनोखे स्टेटस को पहचानते हुए और सारे मुल्क को सामने रखते हुए आईन के साथ हम शुरू करें। जब ये होगा तो फिर जाकर कराची को सही तौर पर हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा जावेद साहब, ये आपने कहा कि आइन में अगर तरमीम हो और मुकामी हुकूमत, आपने सही कहा कि कराची में जब ये चूंकि हम इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं तो पता चल रहा है कि डिफरेंट चेन ऑफ कमांड्स हैं और मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़ वहाँ पर कार फरमा है। लेकिन ये जो लोकल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन है, ये सूबाई हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, सवाबदीद है, या ये वफाकी सतह पर होगा? क्योंकि अब इस वक्त एज वी स्पीक सिंध हुकूमत, जो सिंध में लोकल गवर्नमेंट का जो बॉडीज थी वो तो डिसॉल्व हो गई अपनी 4 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सूबाई हुकूमतों का जो दायरा है उसमें मदाखलत करें। आईन होती है पूरे रियासत की आईन, आईन सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं होते। उस आईन में मौजूद होना चाहिए कि जब हम मकामी हुकूमतों की बात करते हैं तो किस नौयत की वो होनी चाहिए, क्या वो उसूल होने चाहिए, निजाम क्या होना चाहिए, क्या मुद्दत होनी चाहिए, रुकनियत क्या होनी चाहिए। जिस तरह सेनेट और सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की रुकनियत की तफसील दी गई है, सूबाई असेंबलीज की रुकनियत की तफसील दी गई है, तो सूबे फिर ये तो नहीं पलट के कहते कि नहीं जी ये विफाकी आईन है, वो उसको तस्लीम करते हैं। तो अगर वो तस्लीम करते हैं तो उसी तरह हमें चाहिए या तो हर सूबे के लिए मुख्तलिफ जो तादाद की जरूरत है रुकनियत के एतबार से, आबादी के एतबार से, सेंसस के बेसिस पर वो भी स्पेसिफाई करें। ये बहुत जरूरी है ताकि कराची को इस तरह नहीं देखा जाए कि सिर्फ ये जी सिंध सूबे का एक शहर है। यस, सिंध सूबे का शहर है, लेकिन ये पाकिस्तान का भी शहर है। सबसे बड़ा शहर है पख्तूनों का कराची, पेशावर नहीं है, कराची है। तो सिंध हुकूमत को इसको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये सिर्फ एक सिंध का मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है कराची के एतबार से। अच्छा, ये तो आपने एक कंसेप्चुअल बात हमें बताई है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस हवाले से भी बताइएगा कि जब हम बात करते हैं कि कराची में गैर कानूनी या कानूनी तजावीज़ात, ये भी बात आई है कि लीगल भी हैं और इलीगल भी हैं। फिर जो ऐसी कंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उस तरह काम नहीं हुआ शहर कायद कराची में जैसे लाहौर में हुआ या दीगर पाकिस्तान के शहरों में। लाहौर का इसलिए ज़्यादा एग्जांपल आती है क्योंकि पाकिस्तान के 2 बड़े शहर हैं, लाहौर और कराची। लाहौर में उस तरह डेवलपमेंट हुई है। इसके साथ साथ पीने के साफ पानी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो इल्तिवा का शिकार है। ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो नामसाइद हालात से दो चार है। ये समझते हैं आप कि इस पर फंडिंग होनी चाहिए, विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर फोकस करें ताकि ये जो इशूज़ है जिनका बराह रास्त इस वक्त लोगों को सामने है और वो इन मसाइल से दो चार हैं, उनका हल तलाश कर लिया जाए, कीपिंग इन व्यू द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आपने पेश किया। देखिए, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क सिर्फ एक हवाई बात नहीं है। जब एक इरादा मौजूद हो तो फैक्ट्स जैसे मौजू पर फौरन इत्तेफाक राय पाया जाता है हुक्मरानी करने वाली पार्टी और हिज़्ब इख्तिलाफ। बावजूद कशीदगी के तो इत्तेफाक राय मुमकिन है अगर वो सब तैयार हों इसकी संगीन नोयत को तस्लीम करने के लिए। यहाँ एक APC होने वाली है, वहां पर इत्तेफाक राय चाहिए, पार्लियामेंट में इत्तेफाक राय चाहिए। तो ये सिर्फ कंसेप्चुअल बात नहीं है, ये बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप है जो मैं सबमिट कर रहा हूं। लेकिन आपकी बात को उठाते हुए जी जरूर फंडिंग के जरिए ये मसला हल हो सकता है, लेकिन फंडिंग ही सिर्फ एक पहलू नहीं है, क्योंकि कराची में इतनी मुख्तलिफ इदारों का
दायरा मौजूद है, सिविल और फौजी, जी तो बहुत जरूरी है कि वो सिविल और फौजी क़यादत में भी एक नई रोशन ख्याली पैदा की जाए और ये ना समझा जाए कि हम मदाखलत कर रहे हैं सिविल के दायरे के अंदर या फौजी दायरे के अंदर, क्योंकि इस शहर में जितने कंटोनमेंट्स हैं और कितने मल्टीपल सिविल ज्यूरिसडिक्शंस हैं, कराची पोर्ट ट्रस्ट है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवेज है, सिंध गवर्नमेंट है, विफाकी हुकूमत है, तो कैसे मुमकिन है कि इनमें हम आहंगी हो? और अगर आप ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे एक सेक्टर में तो दूसरे सेक्टर कहेगा कि नहीं जी इसका रूट ऐसे होना चाहिए। तो इनमें कोऑर्डिनेशन, यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने की बड़ी शदीद जरूरत है और इसमें लचक होनी चाहिए। ना फौजी और ना सिविल शोबे को समझना चाहिए कि ये हमारे इख्तियारात छीने जा रहे हैं या मदाखलत की जा रही है। तो जावेद साहब, ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस वक्त हम देख रहे हैं कि फोकस भी है। कल शहबाज शरीफ साहब जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है वो कराची जा रहे हैं, आज गवर्नर पंजाब मौजूद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान जुम्मे को आ रहे हैं और फौजी क़यादत के हवाले से भी है कि उस हवाले से वो भी ऑन बोर्ड हैं। तो आप समझते हैं कि ये बड़ा मौजू वक्त है कि एक तो कंसेंसस डेवलप किया जाए, कराची को ओन किया जाए जो जिन पार्टीज़ को नुमाइंदगी मिली हुई है, और चाहे वो आइन में तरमीम करनी है कराची के स्टेटस के हवाले से, कराची के इंतज़ामी उमूर को चलाने के हवाले से, और साथ में ये जो इश्यूज़ हैं जो कि रोज़मर्रा जिनसे लोगों का वास्ता पड़ता है उनमें भी बेहतरी लाने के हवाले से, दैट इज़ दी अपॉर्चून टाइम। और आप समझते हैं कि तमाम इख्तलाफात को साइड पर रख के कम अज़ कम एज़ फार एज़ रिफॉर्मेशन एंड बेटरमेंट ऑफ कराची इज़ कंसर्न एक कंसेंसस सामने और आपको सामने होता हुआ नज़र भी आ रहा है? जी नज़र आ रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस जोश, जज्बे और डिसिप्लिन के तहत और बगैर ये कोशिश की है कि किसी खास एक शख्स या गिरोह की क़यादत को जमाने के खातिर कल और परसों जो शहरियों ने मिलकर एहतजाज किया है पुरअमन तौर पर DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के दफातर और कैंटोनमेंट क्लिफ्टन बोर्ड के सामने, ये एक अनप्रेसिडेंटेड इजहार है कि शहरियों का कितना मरकजी इसमें रोल होना चाहिए, इससे बालातर होकर कि कौन किस सियासी जमात से ताल्लुक रखता है। इस वक्त जानिबदारी जो कि हमेशा जमहूरियत का जहर होता है, इस वक्त कराची को उसका फिर दोबारा विक्टिम ना बना दिया जाए कि ये मेरा हिस्सा है, ये पीपल्स पार्टी का ये घर है और ये PTI का है और ये पीपल्स पार्टी का है। इस झगड़े में और इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऑपोजिशन N या Q या व्हाटएवर, दिस इज नॉट द टाइम। और इसमें मैं समझता हूं कि कराची के शहरियों को एक नई हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जो शहरियों ने कल जमा अपने आप को कर कर इजहार किया वो जानिबदार शहरी नहीं है, वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं रखते। तो इस वक्त उनका रोल बड़ा अहम होगा कि वो ये ना चाहें कि इजाजत दें कि पैकेज क्योंकि इमरान खान साहब अनाउंस कर रहे हैं तो वो देखा जा रहा है कि ये जी PTI का पैकेज है, लिहाजा इसकी मुखालिफत बाद में करनी चाहिए, उसको अंडू करना चाहिए। देखिए याद रहे कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जहां मैं भी 1 साल उनके साथ रहा, हमने एक बहुत बुनियादी तौर पर मकामी हुकूमतों की तब्दील करने, मुस्बित तब्दीली का मंसूबा पेश किया। बहुत बदकिस्मती से 8 साल बाद जो आई पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसने उसको बिल्कुल तब्दील कर दिया। तो ये जानिबदारी की जो जहर है उसका शिकार कराची को ना बनाया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पैकेज इस बात को भी तस्लीम करेगा और शहरियों को हौसला देगा कि आप भी इसमें अपना हिस्सा अदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद जब्बार साहब हमसे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, जावेद जब्बार साहब साबिक वज़ीर इत्तलात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े अहम उन्होंने नुकात उठाए और हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि अब कराची के अलावा मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है और बहुत से शहरों में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, बाज़ जगहों पर तो हो भी रहा है। तो हमें अब क्लाइमेट चेंज को बहुत संजीदा लेना होगा और इसके साथ साथ टाउन प्लानिंग और ये जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है, इस पे हमने जब गुज़श्ता कल मलिक अमीन असलम साहब से भी बात की तो उनका भी ये कहना था
कि अब ये पैटर्न्स ऐसे बन रहे हैं कि पाकिस्तान उन दुनिया के चंद ममालिक में है जो मौसमियाती तब्दीली के असरात की जद में है। लिहाजा अब हमें सर जोड़कर इस अहम मौजू पर भी तवज्जो मरकूज़ करना होगी। बड़े शहर कराची जो है उसके इंतज़ामी ढांचे को किस तरह तब्दील किया जा सकता है और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है और जो उसका मुख्तलिफ अक़वाम वहाँ पर बसती हैं, अक़वाम से मुराद मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ बसती हैं, पश्तून है, सिंधी हैं, उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू स्पीकिंग है, इसके अलावा हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने लोग हैं। तो कैसे इन सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए शहर कायद में एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो लोगों की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक हो। हम उम्मीद करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब जुम्मे को जाएंगे और ऐसा पैकेज देंगे और ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सियासी हैं, अस्करी हैं और जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं, जो फाल तबकात हैं, उनकी भी राय शामिल होगी ताकि एक मरबूत और मुनज़्ज़म प्लान सामने आए। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, जैसे अल्लाह ताला ने करम किया और कोविड-19 से का जोर तोड़ने में ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को कामयाबी मिली, वैसे ये जो बारिशों का ना थमने वाला सिलसिला इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, अल्लाह से दुआगो हैं कि ये बारिशों का सिलसिला थमे और पाकिस्तान को इसके असरात से महफूज रखे। इसी दुआ के साथ प्रोग्राम को यहाँ क्लोज करेंगे। सेहत रही ज़िंदगी तो कल रात 10:05 में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।